टुडे द डेट इज 5th ऑफ नहीं 3rd ऑफ मई। आज हम क्वेश्चन 1 करेंगे जो हमने कल प्रैक्टिस के लिए दिया था। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इसमें समझनी है। एक बार वो लॉजिकल एस्पेक्ट समझ में आ गया ना, फिर वो मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ने कुछ छोटे छोटे से कंपोनेंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश करा पहले तो वो समझो। इफ द वैल्यू ऑफ टोटल डिपॉजिट इज 4 times मोर द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, यानी टोटल डिपॉजिट का मतलब क्या है? टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट प्लस 4 times मोर, यानी 4 times और है 4 PD। तो टोटल कितना हो गया? 5 times ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू 5 times ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। घुमाया गया क्वेश्चन ने। 4 times मोर का मतलब यही होता है। अगर मैं कहता 4 times तो चीज़ें डिफरेंट होती। 4 times मोर का मतलब उतना तो है ही और उसके 4 गुना ज़्यादा और है, तो 5 times हो गया अल्टीमेटली। तो यहाँ आपको टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला याद है? K मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी डिपॉजिट। तो K का फॉर्मूला क्या हो गया? K इज इक्वल्स टू टोटल डिपॉजिट डिवाइड बाय प्राइमरी डिपॉजिट। अब टोटल डिपॉजिट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 प्राइमरी डिपॉजिट डिवाइड बाय प्राइमरी डिपॉजिट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स। ये आ गया क्या? पक्का समझ में आया यहाँ तक? बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्वेश्चन में इंग्लिश पढ़ना तो सीखो, इंग्लिश आएगी तो सब समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ टोटल डिपॉजिट इज 4 times मोर द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, यानी 4 गुना और ज्यादा है। तो टोटल कितने गुना हो गई? 5 गुना हो गई। इसके बाद मैंने क्या किया? कुछ नहीं, वर्किंग करके दिखाई है। टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला था K इज इक्वल्स टू, सॉरी टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी डिपॉजिट। फिर K का फॉर्मूला हमने बना दिया K इज इक्वल्स टू टोटल डिपॉजिट डिवाइड बाय प्राइमरी डिपॉजिट, दैट इज इक्वल्स टू 5 प्राइमरी डिपॉजिट डिवाइड बाय प्राइमरी डिपॉजिट, दैट कम्स आउट टू बी 5 टाइम्स। अंग्रेजी का खेल है बाबा। 6 times मोर देन होता तो 7 होता। 7 हो जाता, सिंपल है। अगर एक मोर लगा दिया ना तो उसकी वजह से एक एडिशनल हो जाएगा। और अगर मोर नहीं होता तो अभी करेंगे ना, 3rd क्वेश्चन है, चिंता क्यों कर रहे हो? दोनों टाइप के क्वेश्चन दिए मैंने। हाँ जी, इस केस में K की वैल्यू हो गई 5 टाइम्स। K का एक और फॉर्मूला था K इज इक्वल्स टू 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, दैट कम्स आउट टू बी 5 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय LRR। तो LRR की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 डिवाइड बाय 5, दैट इज इक्वल्स टू 20% या 0.20। समझ में आया क्या? किस किस का सही था? फिर से चलो, तुम्हारे लिए तो मैं यशवर्धन की जान ले लूँ। तुम्हारे लिए तो मैं यशवर्धन की जान ले लूँ। यशवर्धन हर्षवर्धन में तो तुम दोनों में ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। वो देखो उसने हाँ जी, चलो मैं एक बार इसी चीज़ को वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे हाँ जी, देखिए बेसिक से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू इज 4 टाइम्स मोर द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, यानी प्राइमरी डिपॉजिट तो है ही और उसके 4 टाइम्स और है। 4 टाइम्स मोर का मतलब क्या था? प्लस 1 सेकेंड, PD तो था ही, प्लस 4 टाइम्स मोर का मतलब कितना होगा? प्लस 4 PD। यहां तक समझ में आया क्या? पक्का? तो इसकी वैल्यू कितना हो गया? 5 PD इज इक्वल्स टू टोटल डिपॉजिट। अब हमें K का एक फॉर्मूला भी पता है और टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला भी पता है। आप तो टोटल डिपॉजिट से वर्क अपॉन करेंगे। टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी डिपॉजिट। अब K की वैल्यू कितनी है इस केस में? हमें दे नहीं रखी। टोटल डिपॉजिट की वैल्यू कितनी? 5 प्राइमरी डिपॉजिट इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी डिपॉजिट। तो K इज इक्वल्स टू 5 प्राइमरी डिपॉजिट डिवाइड बाय प्राइमरी डिपॉजिट, दैट कम्स आउट टू बी 5 टाइम्स।
ये आ गया, किसी को कोई डाउट था? अब के का एक फॉर्मूला और होता है, क्या है के का फॉर्मूला? के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशो, दैट इज के की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 टाइम्स, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR। तो LRR क्या हो जाएगा? LRR इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, दैट कम्स आउट टू बी 0.20, और अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, दैट कम्स आउट टू बी 20%। समझ में आया क्या? किसका सही था? आपने किया होमवर्क? समझ में आ गया क्या? पक्का? अब एक काम करेंगे, सबसे पहले मैं और क्वेश्चन से पहले थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि आपका ये फ्रेश है अभी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? दैट वैल्यू ऑफ टोटल डिपॉजिट इज 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। अब मोर नहीं है, सिर्फ कितना है? 2 टाइम्स है। तो टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू 2 PD हो जाएगा प्राइमरी डिपॉजिट, 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। कह सकते हैं? आप सॉल्व कर सकते हैं। के का फॉर्मूला आपको निकल के आया, दैट के इज इक्वल्स टू टोटल डिपॉजिट डिवाइड बाय प्राइमरी डिपॉजिट, दैट कम्स आउट टू बी 2 प्राइमरी डिपॉजिट डिवाइड बाय प्राइमरी डिपॉजिट, दैट कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स। ये क्लियर हुआ क्या? अब के अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR, दैट इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR। तो LRR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? LRR इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 0.5, और क्या बात है 50%। ये क्वेश्चन किस किस का सही था? वेरी गुड। पहले वाला किसी का सही नहीं गया क्योंकि उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट से खेल लिया, दैट इज मोर, इसीलिए दोनों क्वेश्चन दिए थे, एक जैसे नहीं थे, थोड़ा सा डिफरेंस था। समझ में आया क्या? इसमें किसी को कोई डाउट? एनीवन? जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें लगेगा सब कुछ आता है। अभी देखो आपको सबको लग रहा है ना सब कुछ आता है, मंडे को टेस्ट है, उसमें आपकी गलतफहमी थोड़ी सी दूर कर दूंगा, ज़रूरी है कभी कभी दूर हो जानी चाहिए। पेपर टफ क्या होता है? क्या बना दूंगा? क्वेश्चन तो तुम्हारे सामने ही है, क्या बनाऊंगा मैं क्वेश्चन में? ज़्यादा तो घुमा नहीं सकता, आसान सा ही तो बनाऊंगा। भाई सब आता है तो फिर क्या घूम सकता है? देखो कुशाग्र का सारा सही है, पहला क्वेश्चन भी बिल्कुल सही। कभी तो झूठ बोल लेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं हमें? क्वेश्चन नंबर 2, इफ द LRR इज 40%, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू 10,000, फाइंड द प्राइमरी डिपॉजिट। आंसर नंबर 2, टोटल डिपॉजिट की वैल्यू कितनी थी? 10,000, और LRR कितना हो गया हमारा? 40%। तो सबसे पहले के का फॉर्मूला याद है क्या सबको? हाँ जी, के का फॉर्मूला क्या होता है? के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR, दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 0.40, दैट कम्स आउट टू बी 2.5 टाइम्स। आ गया? अब के का एक और फॉर्मूला होता है जो आपने टोटल डिपॉजिट से सीखा था, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी डिपॉजिट। मेरे पास के की वैल्यू है और टोटल डिपॉजिट की है, टोटल डिपॉजिट आया था कितना? 10,000, दैट इज इक्वल्स टू के यानी 2.5 मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी डिपॉजिट। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो प्राइमरी डिपॉजिट कितना हो जाएगा? प्राइमरी डिपॉजिट इज इक्वल्स टू 10,000 डिवाइड बाय 2.5, दैट कम्स आउट टू बी 4,000 रुपये। ये किस किस का सही गया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमने किए नहीं क्या? अच्छा, तो आगे क्या प्रॉब्लम आई? और इससे ऊपर वाले क्वेश्चन कह रहे थे वो दोनों ही नहीं किए, हुए नहीं। अरे कहाँ बिजी हो, इतना तो मोदी जी टाइम निकाल लेते 3-4 रैली के लिए एक्स्ट्रा। मोदी जी को कोई बोलते ना एक रैली और करने है, मस्त आ जाएंगे। तो तुम किस बात के बिजी हो भाई, थोड़ा सा टाइम निकालो। हाँ जी, समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट है? एनीवन? चलिए, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना है सबका? आपने ट्राई किया क्या और लोगों ने? वेरी गुड, करा ही देते हैं। शो द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इफ प्राइमरी डिपॉजिट इज 1,000 एंड LRR इज
10%, देखो बहुत आसान है, आंसर नंबर 4। प्राइमरी डिपॉजिट कितना था 1000 और LRR इज 10%। सबसे पहले तो टेबल बनाने का बोला है, तो टेबल में 3 कंपोनेंट्स बनते हैं, टोटल डिपॉजिट, फिर लोन, फिर LRR। टोटल डिपॉजिट पहले सबसे पहली स्टेज पे किसके बराबर होता है, प्राइमरी डिपॉजिट के। कितना हो जाएगा, अब इस 1000 में से कुछ पैसा लोन पे देना है और कुछ पैसा LRR में देना है। अब 10% अगर LRR में जा रहा है तो 90% कहाँ जा रहा है, लोन में जा रहा है। तो सबसे पहले 10% अलग रख दो, 100 रुपये, तो 900 रुपये आपके पास बच गए लोन के लिए। ये लोन किसी ना किसी को उसके बैंक अकाउंट में मिलेगा 900। इसमें से 10% पैसा 90 रुपीज़ हम रख देंगे LRR में और 810 रुपीज़ हम रख देंगे आपके लोन में। फिर से लोन क्या होगा, किसी को बैंक अकाउंट में मिलेगा, उसमें से फिर से 10% यानी 81 रुपीज़ तो हम रख देंगे LRR में, और बाकी कितना बच गया 729। हाँ जी 729 बच गया लोन में। फिर से ये लोन किसी को बैंक अकाउंट में मिलेगा। अब इसके आगे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कैलकुलेशन नहीं करना, स्मार्ट बनिए, CBSE ने जितना कहा है उतना ही। अब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। हमें K का फॉर्मूला पता है, K = 1/LRR। LRR की वैल्यू थी 10%, तो 1 / 0.10, दैट कम्स आउट टू बी 10 टाइम्स। ठीक है, अब टोटल डिपॉजिट का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी डिपॉजिट। K की वैल्यू आ गई 10 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी डिपॉजिट की कितनी है 1000, तो अमाउंट कितना हो गया 10,000। तो हमारा टोटल डिपॉजिट का अमाउंट हो जाएगा 10,000। उसमें से 90% लोन रखना है यानी 9,000, और 1,000 रुपये क्या हो जाएगा LRR में आ जाएगा 10%। और चेक करना है कि सही है, ये LRR की वैल्यू देखो किसके बराबर आ रहा है, प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर आएगा जो सबसे पहले किया है। हाँ जी वेरी गुड, हमने भी तो वही किया है, सबसे पहले लेवल पे प्राइमरी डिपॉजिट तो लिखा है, फिर आखिर में चेक करने के लिए हमारा देखा कि LRR की वैल्यू किसके बराबर आएगी। सबसे पहले लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, जब सेम ही होगी ना तो। अरे हमें तो वर्किंग दिखानी है ना, लिख तो हम भी सबसे पहले ही रहे, ये तो अभी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, स्मार्ट बन जाओगे, तो आप सबसे पहले टिक टक 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 कैलकुलेशन लिख दोगे, आपको इसमें गलती हो जाएगी, उसमें गलती नहीं होगी आपकी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक अच्छी चीज़ सिखा दूँ, बोर्ड का एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। अच्छा एक और बच गया क्या, हाँ एक था, इफ द टोटल डिपॉजिट है 6,000, LRR इज 20%, फाइंड प्राइमरी डिपॉजिट। साइड में कर दोगे यहाँ पर, खुद करोगे, करो, मैं बोल नहीं रहा, सिर्फ कर रहा हूँ। समझ में आ गया, पक्का। कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन की मिस्टेक मत कर देना, मल्टीप्लाई डिवाइड उसमें गड़बड़ मत कर देना। सबके क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ गया। चलिए अब एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, MCQ के फॉर्मेट में भी आ जाता है और सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, हम उसको सीख लेते हैं। What will be the impact of increase in
LRR on credit creation. या फिर इसको और आसान कर दें, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन K एंड इन्वेस्टमेंट, K एंड LRR, इसके बीच का रिलेशनशिप पूछा। इस क्वेश्चन को 4 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बहुत आसान सा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 केस बनाने हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले LRR की वैल्यू को एक डिफाइंड, जो आपको आसान लगे, हमेशा सबसे आसान वैल्यू क्या होती है 0.5, इतना ले लीजिए। और क्वेश्चन ने क्या मांगा है, देखो इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन LRR, तो LRR को इंक्रीज करना है, तो LRR की दूसरी वैल्यू ले लीजिए जो आपको सही लगती है। क्या लूँ, 0.9 ले लूँ या फिर कोई ऐसी वैल्यू लो जो आसान लगे आपको? बेटा बढ़ानी है, आप बोलोगे कम करनी है तो मैं तो 0.1 ले लूँगा, सबसे आसान, 10 टाइम्स निकलेगा। 0.8 बहुत बढ़िया, खतरनाक वैल्यू ले लो और कैलकुलेशन में मर जाएगा। इजी टू कैलकुलेट, सबसे ये 2 वैल्यूज हैं, आप कम भी ले लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तो नीचे रिलेशनशिप में समझाना है। इस पहले वाले केस में K का फॉर्मूला लग जाएगा 1/0.5, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, दूसरे वाले K की वैल्यू कितनी आएगी, K इज इक्वल्स टू 1/0.1, दैट इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स। तो जो क्वेश्चन ने मांगा है वो हम मेंशन कर देंगे, इफ द वैल्यू ऑफ LRR increases then the value of multiplier decreases। मल्टीप्लायर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका रीजन पूछूंगा अभी मैं आपसे, क्यों। हाँ ऑब्वियसली 4 नंबर तभी तो मिलेंगे। 1.5 नंबर, 1.5 नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर में से वो हाफ ऑफ फार्मूला का, एक एक उसकी वर्किंग का। हाँ छोटू सा आंसर है ना, स्मार्ट बनिए, गधे की तरह लंबे लंबे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट आंसर लिखने हैं, टू द पॉइंट, क्रिस्प। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने LRR की जब वैल्यू बढ़ाई है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो गई है, कौन बताएगा? देखो वेरी गुड, बिल्कुल आंसर सही आ गया। जब भी हम LRR में पैसा बढ़ाएंगे इसका मतलब ओवरऑल ब्लॉक मनी क्या हो गया, मेरा ज्यादा हो गया। अब ब्लॉक मनी ज्यादा हो गया तो लोन देने के लिए पैसा बैंक के पास क्या बचा है, अब लोन देने के लिए पैसा ही कम बचेगा तो मार्केट में लोन भी क्या देगा, तो उससे मार्केट में मनी फ्लो क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आरबीआई क्या करता है, CRR या SLR को बढ़ा देता है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि LRR को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। और इसीलिए हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या हो गई, कम, यानी नंबर ऑफ टाइम्स हमारे लोगों के पास जो पैसा गया वो क्या जाएगा, कम जाएगा, अगर हम LRR की वैल्यू को बढ़ा देंगे। समझ में आया क्या? पक्का, वेरी गुड बेटा। किसी को और कोई डाउट, आस्पेक्ट क्लियर है? पक्का। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग अच्छे से सही आंसर करते हैं। इफ प्राइमरी डिपॉजिट is 2000 and LRR is 20%, what would happen, what would be change, लिख देते हैं, what would be change in total deposit if LRR increases to 40%? आप सबके पास 2 मिनट का समय इसका आंसर करना, सॉल्व करना है। बोर्ड का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का ही, मतलब थोड़ा सा मैंने चेंज किया, उसको मॉड्यूलेट किया।
मुझे नहीं पता, मैंने तो जो आपसे आंसर मांगा है मेरे को तो वो दे दो आप। चेंज लिख रहा था वो, चांद चांद लिख दिया मैंने गलती से। टीचर की गलती तो झट से ढूंढ लेते हैं बच्चा। जिसने सही दे दिया आंसर वो मेरे को चाप खिलाएगा। पढ़ाऊंगा बेटा, एक पक्का शर्त है, किसी ना किसी को तो मैं पढ़ाऊंगा ABCD। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। क्या आंसर है? 5,000 आ रहा है, 10,000। मैंने जो आंसर मांगा है मेरे को तो आंसर एक ही मिलेगा, ये दो क्यों दे रहे हो? वेरी गुड। कितने से? आंसर स्पेसिफिकली कोई नहीं करना चाह रहा, सबका सही रहा है, बट डर रहे हो। डर पता क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने इसमें आखिर में एक लाइन ऐड कर दी, व्हाट वुड बी द चेंज इन टोटल डिपॉजिट इफ LRR इंक्रीजेस टू 40%। कुछ नहीं करना, सबसे पहले वाले में टोटल डिपॉजिट निकालो। पहले वाले केस के अंदर कितना हो रहा था? जब LRR की वैल्यू 20% था तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K इज टू 1 अपॉन LRR, दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 0.20, दैट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स। अब इस केस में टोटल डिपॉजिट क्या हो रहा है? K मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी डिपॉजिट। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको वो याद हो जाए, ठीक है। K की वैल्यू कितनी आई? 5, प्राइमरी डिपॉजिट की वैल्यू कितनी है? 2000, तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई? 10,000। ये तो पहले वाला केस था। अब LRR की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ, LRR इज इक्वल्स टू 40%, तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 0.40, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स। यहाँ तक समझ में आया? अब टोटल डिपॉजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2000, दैट कम्स आउट टू बी 5000। क्वेश्चन ने आपसे मांगा क्या? देखो, चेंज मांगा है टोटल डिपॉजिट में, तो चेंज इन टोटल डिपॉजिट कैसे निकालेंगे? पुराने वाला टोटल डिपॉजिट कितना था? माइनस न्यू टोटल डिपॉजिट। पुराने वाले की वैल्यू थी हमारी 10,000 माइनस नए वाले की, दैट इज 5,000। तो आपका चेंज कितना आ गया? और ये चेंज क्या है? डिक्रीज मेंशन करेंगे। अगर डिक्रीज नहीं किया तो आपके मार्क्स गए। सिर्फ आपने चेंज लिख के छोड़ दिया तो आधा नंबर टीचर काटेगा। तो आप लिखेंगे द टोटल डिपॉजिट विल डिक्रीज बाय 5,000 if LRR increases by from 20% to 40%। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? पक्का सारे एस्पेक्ट क्लियर होते जा रहे हैं? किसी को कोई डाउट है? चलो मैं एक ओरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबसे पहले। क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन पता है? चलो वेरी गुड, बताइए। The number of times total deposit created using the primary deposit। अब अगर ये पूछता हूँ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, देखो क्या क्या एक्सप्लेन करना है। 1 मार्क्स फॉर द, सुनो 1 मार्क्स फॉर द डेफिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे वैल्यू नहीं दी कि इसके हिसाब से टेबल बनाओ, वो बोलेगा तो सिर्फ टेबल बना के छोड़ दो। बट अगर क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा है तो सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन, 1 नंबर फॉर्मूला, 1 नंबर वर्किंग टेबल, 1 नंबर अजम्पशन। अजम्पशन के कई बार हाफ और हाफ मार्क्स का एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है, तो आपको ये दोनों ही लिखने हैं। अजम्पशन 2 लिखने हैं कम से कम,
कौन कौन सा assumption थे? ना 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 कोई नहीं बोलेगा। एंड देखने क्यों पड़ रहे हैं? अरे सारे ट्रांजैक्शन कैसे हो रहे हैं? बैंक से, कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, और सारे के सारे बैंक क्या है? एक ही हैं, ऑल द बैंक्स आर वन यूनिट। हो गया ना मामला खत्म, सिंपल है। समझ में आया क्या? पक्का? किसी को कोई डाउट? ये क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपके स्कूल के टर्म एग्जामिनेशन में भी आएगा, हर स्कूल के अंदर आएगा, और मैं तो बोल रहा हूँ मैं तो टेस्ट में भी दूंगा, टेस्ट में भी दूंगा, 4 मार्क्स का ही दूंगा, 30 मार्क्स का पेपर है। कोई बात नहीं, तो ट्यूसडे को एग्जाम में क्या प्रॉब्लम है? तो मंडे को पढ़ लेना, पहले मेरा पेपर तो दोगे, उसके बाद ही तो पढ़ोगे। किसका एग्जाम है? कौन सा चैप्टर? किस किस के पास ईपी है? अरे किस किस के पास ईपी है मैं वो पूछ रहा हूँ। सिर्फ 3 बच्चों के पास? तो मुझे अभी पर्सनली अभी व्हाट्सएप करना क्लास में निकलने से पहले, ठीक है? पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, नहीं नोट्स नहीं दूंगा भाई, नोट्स तो समथिंग डिफरेंट है, अभी इतना जल्दी नहीं दूंगा। क्वेश्चंस आंसर्स किस टाइप के बन सकते हैं उस चैप्टर से, क्या क्या आंसर होने चाहिए, सब दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन बैंक आप समझ लीजिए, आपके चैप्टर 1 हैं, हाँ सॉर्ट ऑफ समझ तो मैं किसका है चैप्टर? इसके थोड़े दिन बाद वही शुरू करूँगा, बट अभी जल्दबाजी हो जाएगी, मत करो, एक बार खुद के बेसिस पे दो, पता तो चले खुद का बेसिस भी क्या है। हाँ तो बस देने दीजिए। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, ये पूरा चैप्टर हमने मनी से शुरू किया था। सबसे पहले व्हाट इज मनी? मनी इज एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप जब हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो मनी के कुछ फंक्शंस हमने पढ़े थे। सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ मनी, अच्छा हाँ बार्टर सिस्टम आ गया था, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम हमने पढ़ा था। सबसे पहली लिमिटेशन लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी हर बार ये मैटर ऑफ कोइंसिडेंस है दो पार्टीज के बीच में कि जब वो बार्टर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनका ट्रांजैक्शन क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए। सेकेंड पॉइंट वाज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को स्टोर कर पाना फिर भी कन्वीनियंट होता है, बट गुड्स को स्टोर कर पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ एक तो लिमिटेड होती है, प्लस उसको स्पेस भी चाहिए, साइज भी मैटर करता है, ठीक है? फिर थर्ड पॉइंट दैट इज लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में बहुत सारा ह्यूमन एफर्ट और बहुत सारा टाइम लगता है, तो एक हमारे लिए लैकुना यानी नेगेटिव पॉइंट कंसीडर किया जाता है। फिर लैक है, फिर फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, सॉरी स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर और डेफर्ड पेमेंट। अगर गुड्स की बात करें, गुड्स की नीड टाइम टू टाइम बदलती है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू भी हमारी लाइफ में क्या हो जाती है? बदल जाती है। बचपन में आपको पेन बहुत जल्दी चाहिए था क्योंकि वो दीवारों पे पेंटिंग बनानी थी, आज पेन है तो पेन की इतनी रिक्वायरमेंट इतनी यूज़ नहीं आती अंटिल द टाइम कुछ लोग बैठे हों जो पेन चुरा के लेके जाते हैं, ठीक है? तो उस केस में तो शायद पेन की वैल्यू हो सकती है, बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में नहीं होती। तो वो हमारे लिए क्या है? फ्यूचर पेमेंट्स की बात हो रही है। तो गुड्स के केस में फ्यूचर पेमेंट डिफाइन नहीं होता, बट मनी के केस में फ्यूचर पेमेंट क्या है? डिफाइन किया जा सकता है, एक स्टैंडर्ड होता है। लास्ट इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, गुड्स के केस में कोई कॉमन यूनिट नहीं है, हर कमोडिटी को मेजर करने का तरीका हो सकता है, माइट बी डिफरेंट हो, बट जब हम बात करते हैं मनी की, मनी इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, हर चीज़ को आप मनी के फॉर्मेट में जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे आते हैं सारे के सारे फीचर्स ऑफ मनी, जो हमने सारी लिमिटेशंस पढ़ी थी वो सारे हमारे क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर फीचर्स ऑफ मनी। तो सबसे पहला हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो वहाँ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था, यहाँ क्या बन गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिर्फ एक ये पॉइंट चेंज है, उसके अलावा सारे पॉइंट सिमिलर रहेंगे। दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। इनमें से किसी पॉइंटर में डाउट है किसी को तो प्लीज पूछिए। चलिए फिर आते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। सबसे पहले फॉर्म ऑफ मनी की बात करते हैं, फिएट मनी। व्हाट इज फिएट मनी? एनी मनी इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट और आरबीआई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीगल टेंडर। ये लीगल टेंडर क्या होता है? जिसको आरबीआई या गवर्नमेंट इशू करा है, यानी कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अगर गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के अंदर बात करें तो। जब भी हम मनी की बात करेंगे तो गवर्नमेंट क्या इशू करती है यहाँ पे? करेंसी कॉइन्स, और आरबीआई क्या इशू करता है? करेंसी नोट्स।
अब इसके अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि 1 रुपए का जो करेंसी नोट है इसको कौन इशू करेगा, उसके अलावा सारे करेंसी नोट कौन इशू करता है, आरबीआई। ठीक है, वेट करो बेटा, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन टाइम लेता है। इमोशनल हो गया क्या? हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया था। 1 रुपए का करेंसी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। मैंने इसमें पूछा भी था आपसे, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, सब याद रखिएगा। आरबीआई का गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास। ठीक है, ये याद रखना है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होता है, जिसको हम ट्रस्ट के बेसिस पे दो पार्टीज के बीच में जो है एक्सचेंज करते हैं। फिड्यूशरी मनी इज दैट मनी इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज। अगर ट्रस्ट होगा तो ये एक्सेप्ट करेंगे, वरना कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे आपके लीगल टेंडर के केस में था, ये लीगल टेंडर नहीं है, इसको तो सिर्फ आप ट्रस्ट के बेसिस पे करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे इसके चेक या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फिर आता है एक फुल बॉडीड मनी। व्हाट इज फुल बॉडीड मनी, हुज कमोडिटी वैल्यू, जिस कमोडिटी से वो बना है, मेटल से वो बना है, इज इक्वल टू मॉनेटरी वैल्यू, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फुल बॉडीड मनी। एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स जो पहले इशू किए जाते थे। आजकल कौन सा इशू किया जाता है, वो कौन सा किसका पार्ट है, क्रेडिट मनी का। क्रेडिट मनी क्या होता है हमारे लिए, एनी मनी इंस्ट्रूमेंट हुज मॉनेटरी वैल्यू इज मोर एज कंपेयर टू द कमोडिटी वैल्यू। जैसे ये बॉटल के फॉर्मेट में, तब तक तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, बट अगर इसको मैंने मेटल में कन्वर्ट कर दिया पिघला के, तो शायद इसकी वैल्यू मुश्किल से 10 से 15 रुपए के मेटल की होगी। यानी मेटल की वैल्यू नहीं है, बट जब तक ये कमोडिटी क्या सॉरी ये करेंसी के फॉर्मेट में इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो वो आपको ध्यान रखना है, उसको हम कह देंगे हमारे लिए क्रेडिट मनी। अब एक कंसेप्ट आता है मनी सप्लाई। हु सप्लाइज मनी इन द इकोनॉमी। हमारे यहाँ पे 3 पार्टीज इशू करती हैं, कौन कौन सी, सबसे पहले आरबीआई, जिसको हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। आरबीआई कैसे करती है मनी सप्लाई, नई करेंसी प्रिंट करके। फिर आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे मनी सप्लाई करती है, 2 तरीके से करती है, एक तो कॉइन्स को करके, और साथ ही साथ में मार्केट में लीगल टेंडर जो है उसके लिए बहुत सारे वर्किंग करती है। कैसे करती है, मार्केट में इसको फ्लो में लेके आती है, कॉन्ट्रैक्ट इशू करेगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, वो पैसा प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगा, सर्कुलेशन का पार्ट बन जाएगा, या फिर वो करेंसी कॉइन्स के थ्रू भी वर्क अपॉन कर सकती है। आपको सिर्फ करेंसी कॉइन वाला बात याद रखें। और लास्ट इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे करते हैं मनी सप्लाई क्रिएट, लोन्स देके क्रेडिट क्रिएट करके। ठीक है, अब मनी सप्लाई की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। मनी सप्लाई का मतलब क्या है, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक इकोनॉमी में कितना पैसा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है, जिसको हम कह देते हैं हमारे लिए मनी सप्लाई। नेशनल इनकम में एक क्वेश्चन भी है आपकी बुक में टीआरजेएनवी की ओरी में, कि मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। जब स्टॉक और फ्लो पढ़ा था वहाँ तो आपके समझ में नहीं आया होगा, बट आई होप यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड नहीं होता, जो मनी सप्लाई करते हैं उनके पास जो पैसा पड़ा है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो सबसे पहले कौन कर रहा है मनी सप्लाई, हमारे यहाँ पे रिजर्व्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम यानी आरबीआई, और आपके कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स की बात की जा रही है। मैंने बोला था बाद में बताऊंगा कौन से रिजर्व्स हैं, सीआरआर एंड एसएलआर। समझ में आ गया क्या। और एक चीज़ है सेकेंड इज रिजर्व्स विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास भी जो रिजर्व्स पड़े हैं जिसको सर्कुलेशन का पार्ट नहीं रखा गया, वो भी हमारे मनी सप्लाई का पार्ट कंसिडर किए जाते हैं, सॉरी नहीं किए जाते हैं। फिर आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही है, M1 का फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास 2 पैसा रहता है, सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में। और अदर डिपॉजिट किसके पास रहेंगे, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास किसका पैसा रहता है, सेंट्रल बैंक ऑफ अदर कंट्रीज, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। ये 3 लोगों का पैसा आरबीआई के पास हमेशा रहता है अदर डिपॉजिट्स के फॉर्मेट में। ठीक है, अब आ जाते हैं एक सिस्टम जिसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम भी हम कहते हैं। ये MRS या मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है, जिस केस में कोई भी नई करेंसी इशू होती है तो हमेशा आरबीआई एक मिनिमम रिजर्व बनाएगा, कितने का, 200 करोड़ का। इसमें से कितने करोड़ कैश होना चाहिए, 85 एंड 115 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। क्यों है ये रिजर्व, कि गलती से करेंसी ज़्यादा प्रिंट हो जाए तो गोल्ड को बेच के लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब या सोक कर सकते हैं, और अगर गलती से कम प्रिंट हो जाए तो मार्केट में लिक्विडिटी को कैश से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी जैसे ही मार्केट की मनी सप्लाई क्रिएट हो जाती है, अगर आरबीआई को लगता है सही हुआ है तो उस केस में वो क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट कर देते हैं रिजर्व को। जब लंबे टाइम तक होल्ड करके आरबीआई इसको नहीं रखता। ठीक है, डाइल्यूट करेंगे मतलब अपने करेंसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वापस रिजर्व से हटा के अपने
मेन अकाउंट में रख लेंगे पैसे को। हाँ जी, every time a new currency is issued, a minimum reserve of 200 crore is formed by RBI, out of which 115 crore in the form of gold and the remaining in the form of cash. ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा रिजर्व भी आरबीआई बना सकता है। हाँ जी, गोल्ड को कैसे डाइल्यूट करना, कुछ नहीं, वहाँ से उठाया दूसरे अकाउंट में रख लिया। डाइल्यूट का मतलब क्या है, अपने पास मेन अकाउंट में रख लो, रिजर्व में अलग से। रिजर्व का मतलब क्या है, जिसको हम छेड़ेंगे नहीं, तो उस ना छेड़ने वाले पैसे को ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट में ले जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। अब एक कंसेप्ट और मैंने पढ़ा था, दैट इज हाई पावर्ड मनी। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? एनी मनी इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड इन द केस ऑफ इमरजेंसी बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, फॉर्मूला पूछा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आर प्लस ओडी। ये रिजर्व्स कौन से हैं, याद आ गया? सी आर आर प्लस एस एल आर। ये वही एल आर आर है जो हमने नीचे पढ़ा है, उसको हम यहाँ बोलते हैं रिजर्व्स विद अ बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग सिस्टम का मतलब जो आरबीआई के पास है इन द फॉर्म ऑफ सी आर आर, और जो कमर्शियल बैंक है उनके पास जो इन द फॉर्म ऑफ एस एल आर। हाँ बच्चे, एक काम करो, हर्षवर्धन, एक बात बताओ कि एस एल आर किस फॉर्म में रखना जरूरी है? लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं? लिक्विड एसेट्स कौन बताएगा? कैश, गोल्ड एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। वेरी गुड। इसके बाद हमने बैंकिंग टॉपिक शुरू किया था, और बैंक के अंदर हमने बैंक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। वन इज सेंट्रल बैंक, अदर वन इज कमर्शियल बैंक। सबसे पहले हम सेंट्रल बैंक की बात कर लेते हैं। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1934, और फंक्शनिंग शुरू हुई 1935 में। ठीक है। दूसरा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के दो मेजर काम होते हैं, कौन कौन से? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक पे आ जाओ सीधा। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला फंक्शन, इश्यू ऑफ करेंसी या करेंसी अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है? जितने भी करेंसी नोट होंगे कौन इशू करेगा? एक्सेप्ट। वेरी गुड। फिर आ जाए बैंकर टू द गवर्नमेंट। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इसके तीन फंक्शन होते हैं। सबसे पहले एज अ बैंकर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट एंड प्रोवाइड कराएगा लोन्स। फिर होता है एज एन एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट के ब्याह पे बाय या सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये करता है। फिर होता है एज एन एडवाइजर। एडवाइजर का मतलब क्या है? सारी पॉलिसी फॉर्मेशन जो करनी है उन सब में मदद करेगा। कौन करेगा? आरबीआई। समझ में आया क्या? पक्का? किसी को कोई डाउट है? ऐसे ही एक है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। ये बैंकर्स बैंक का मतलब क्या है? इसके अंदर दो चीज आ गई। एज अ बैंक क्या करता है? इट शेयर्स द सेम रिलेशनशिप दैट कमर्शियल बैंक शेयर्स विद द जनरल पब्लिक। कौन शेयर करेगा? आरबीआई शेयर करता है कमर्शियल बैंक के साथ। यानी कमर्शियल बैंक का भी एक बैंक है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो उससे लोन भी लेता है और उसको कई बार एक्स्ट्रा पैसा है जो डिपॉजिट भी करा देता है। तो वो तो हो गया बैंकर्स बैंक। सुपरवाइजरी रोल का मतलब क्या है? इट कीप्स अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक की क्या जो गाइडलाइंस वगैरह इशू किए हैं क्या उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है किसके पास रहता है? तो किसके बिहाफ पे? वेरी गुड, क्या बात है, कितना स्मार्ट बच्चों। फिर होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या है? इंट्रा बैंक ट्रांजेक्शन्स है, उसके बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स को जो चेक से हो रहे हैं उसको सेटल ऑफ करना इज कॉल्ड एज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सो एज अ क्लियरिंग हाउस फंक्शन आरबीआई सेटल्स द ट्रांजेक्शन ऑफ टू बैंक्स या इंट्रा बैंक ट्रांजेक्शन डन थ्रू चेक। ठीक है। इससे फायदा क्या है? इससे कैश की रिक्वायरमेंट कम हो गई, मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा हो गया। सिंपल सी बात है, मनी फ्लो के लिए अवेलेबल ज्यादा था पैसा। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब कहीं से पैसा नहीं मिलता तो कहां से मिलता है? पापा, दैट इज आरबीआई। तो आरबीआई क्या है? कमर्शियल बैंक्स का फादर है। तो जब भी इन केस ऑफ इमरजेंसी कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए वो कहां से लेके आएगा? आरबीआई के पास से लेके आएगा। फिर है लास्ट पॉइंट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन कर सकता है? आरबीआई कर सकता है। कैसे? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके। तो इसी के साथ हमारा नया टॉपिक आता है, दैट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इसमें सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। बैंक रेट का मतलब क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू फॉर विदाउट, क्या बात है। ठीक है। अब रेपो रेट की बात कर लो। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म विद सम काइंड ऑफ कोलेट्रल। इसीलिए हम कोलेट्रल रखवाया है, तो इसीलिए इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज रीपर्चेज रेट। जब भी हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन में क्या होगा? बैंक रेट और रेपो रेट को, उससे क्या होगा मार्केट में? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से लोग बोरो कम करेंगे। बोरो कम करेंगे तो डिमांड, इससे इन्फ्लेशन। समझ में आ गया? चलिए
इसी के बाद आता है रिवर्स रेपो रेट, जिसको रिवर्स रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक पार्क देयर सरप्लस फंड और प्रोवाइड लोन टू आरबीआई, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, रिवर्स रेपो रेट। जब भी इन्फ्लेशन होगा रिवर्स रेपो रेट को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। उससे क्या होगा, ज़्यादा पैसा कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखवाएगा, कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा, मार्केट में फ्लो कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। वेरी गुड, कितने स्मार्ट हो। CRR एंड SLR। CRR क्या है, अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक हैज टू पार्क विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ, सिंपल है, अगर इन्फ्लेशन है तो क्या करेंगे CRR को, इससे क्या होगा, ज़्यादा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, मार्केट में पैसा देने के लिए कम बचेगा तो मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। फिर है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज वॉल्ट कैश। वेरी गुड। अगर ये इन्फ्लेशन वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया है, इन दोनों का हम कंबाइंड में क्या बोलते हैं, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। इस एस्पेक्ट को हमने बाद में पढ़ ही लिया मल्टीप्लायर के फॉर्मेट में। फिर लास्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इट मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जब भी इन्फ्लेशन होगा तो क्या करेगा, बाय करेगा कि सेल करेगा, सेल कर देगा, मार्केट से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी, मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में। प्रैक्टिकली याद रखो, रटना मत कि बाय करेगा या सेल करेगा, गलती कर दोगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा तो गलती नहीं करोगे, ठीक है। फिर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं, 3 थी। सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट, जिसको हम डाउन पेमेंट भी कहते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ असेट एंड द लोन प्रोवाइडेड अगेंस्ट इट। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो मैं अपनी जेब से दूंगा, वो उसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं, और वही हमारे लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। तो जब भी डाउन पेमेंट बढ़ेगा तो हमें अपनी जेब से पैसा, तो मेरी जेब में पैसा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड, इन्फ्लेशन, सिंपल, जय माता दी, ठीक है। सही है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। व्हाट इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, फिक्सेशन ऑफ कोटा ऑफ क्रेडिट दैट इज टू बी प्रोवाइडेड टू द डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। जब भी इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई कोटा क्या करेगी, फिक्स कर देगी, बोलेगी और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी कि भाई इससे ज़्यादा लोन नहीं देना है, उससे मार्केट में मनी फ्लो उस सेक्टर को क्या हो जाएगा, कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। अगर किसी सेक्टर में डिफ्लेशन है तो आरबीआई आंखें बंद कर लेगी, बोले लोन देना दो, बस बांटो पैसा। क्यों, क्योंकि एक बार डिमांड बढ़ने लगेगी तो ऑटोमेटिकली वो सेक्टर भी क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन से ऊपर आके वापस से उसके प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे, रिकवर कर जाएगा। फिर है नेक्स्ट, दैट इज मोरल सुएशन। आई लव इट। क्या बोलते हैं इसको, प्यार भरी धमकी। क्या होता है प्यार भरी धमकी, these are the guidelines issued by to and if commercial bank then RBI can take। क्या बात है, I love it। जब भी हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की तो इन्फ्लेशन में गाइडलाइंस ज़्यादा इशू होंगी, डिफ्लेशन में गाइडलाइंस कम इशू होगी। गाइडलाइंस का मतलब इंटरफेरेंस, ये सबसे बढ़िया थी। इन्फ्लेशन के केस में सारे बढ़ रहे हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन। डिफ्लेशन के केस में सारे घट जाएंगे। फिर आ जाते हैं इसमें से क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग एंड मोरल सुएशन। इसकी बात हम करें, ये भी सारे बढ़ेंगे। तो इजी टू रिमेंबर है, सारे के सारे इन्फ्लेशन में क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है जिसमें सेलिंग या बाइंग वाला आपको एस्पेक्ट देखना है, वो थोड़ा सा समझ के, ठीक है। चलो, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस सबसे पहले जब क्लास शुरू की थी तब डिस्कस कर ही लिया था। किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। क्रेडिट क्रिएशन की मैं एक बार टेबल भी आपको दिखा रहा हूँ, कितनी सुंदर सी टेबल बनाई है, देखिए हमने। इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स the total deposit created using the primary deposit। दो assumption थे कौन कौन से, all banks are one unit and all the transaction are done through, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल आ ही गया है। थैंक यू एवरीवन, आई लव यू ऑल। आई होप पूरा रिवीजन भी हो गया और समझ में भी आ गया। एक बार क्विक रिकैप एग्जाम से पहले, मंडे को देयर विल बी अ टेस्ट, प्लीज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने मिस किया तो उस एस्पेक्ट में मेरे को थोड़ा सा अपने तरीके में कट डाउन करना पड़ेगा उन बच्चों के।